साल 1996 बियर ग्रिल्स 16,000 फीट की ऊंचाई पर थे। सामने प्लेन के दरवाजे पर रेड लाइट ऑन थे। तभी अचानक से लाइट ग्रीन हो जाते हैं। एक आदमी प्लेन का दरवाजा खोलता है और जोर जोर से चिल्लाता है, गो गो गो। एक एक करके बियर के सारे फ्रेंड नीचे जंप कर जाते हैं। बियर थोड़ा स्ट्रेस में थे और उनके पैरों में क्रैप्स पड़ गए थे, बट फिर भी बियर नीचे देखता है और एक लंबी सांस लेते हैं और वो भी अपने पैरों सूट के साथ जंप कर जाता है। 1996 में बियर ने अपने आर्मी फ्रेंड के साथ अफ्रीका में छुट्टियां मना रहे थे। जिम्बाब्वे में स्काई डाइविंग करने आए थे। सब कुछ प्लान का अकॉर्डिंग चल रहा था, बट तभी बियर के साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई। प्लेन से जंप करते ही बियर 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड से नीचे गिर रहे थे। 15,000 फीट, 10,000 फीट, 5,000 फीट। कुछ ही सेकेंड में के बाद बियर जमीन से सिर्फ 3,000 फीट ऊपर थे और फाइनली वो अपना पैराशूट ओपन करते हैं, बट पैराशूट खोलने के बाद भी उनकी स्पीड कम नहीं हुई और वह तेजी से नीचे गिर रहे थे। बियर ने मन ही मन सोचा, मेरी नीचे गिरने की स्पीड कम क्यों नहीं हो रही है, ये तो बहुत अजीब है। लेकिन तभी बियर ऊपर देखता है। ऊपर उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वजह से वह पूरी तरह घबरा जाता है। बियर के पैराशूट हवा में नहीं खुला था और उसकी रस्सियां पूरी तरह उलझ चुकी थी, जिसकी वजह से बियर की गिरने की स्पीड कम नहीं हुई थी और वह तेजी से नीचे गिर रहे थे। बियर ने पैराशूट को नीचे करना चाहा, बट उसमें वह फेल हो गए। नीचे की जमीन अब उससे साफ साफ दिख रहे थे और कुछ ही सेकेंड में बियर नीचे क्रैश होने वाले थे। बियर अब और डर गए थे, जमीन के काफी पास थे। उन्होंने फिर से अपना पैराशूट ओपन करना चाहा, लेकिन अब तक काफी देर हो चुके थे। 16 फीट की ऊंचाई से बियर सीधे जमीन पर क्रैश होता है। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो जमीन से किसी पुतले की तरह ओस होकर डूब जाते थे। उनके चारों तरफ मिट्टी के धूल के बादल छा गए थे। बियर डायरेक्टली पीठ के बल गिरे थे। ये क्रैश इतना तेज था कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके रीढ़ की हड्डी में कोई पत्थर घुसा दी हो। बियर ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन दर्द उनका इतना तेज था कि जमीन पर वो सही से हिल नहीं पा रहे थे। बियर अपने दर्द से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उनके चारों तरफ रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं दिख रहे थे। कुछ घंटों के बाद बियर के फ्रेंड उनको ढूंढते हुए वहां आता है और एक पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। बियर कहते हैं, मेरी दर्द इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मैं दर्द से छटपटा रहा था और बार बार बेहोश हो रहा था। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर ने जब मुझे इंजेक्शन लगाया तब जाकर दर्द कम हुआ। अगली बार जब बियर को होश आया तो वो एयरपोर्ट पर स्ट्रेचर में लेटा हुआ था। उसे वापस फ्लैट से यूके भेजा जा रहा था। बियर बिल्कुल अकेले थे और वो फ्लैट में रोकर खुद को पूछ रहे थे, अपने आप को देख बियर, अपने आप को देख, ने कितनी बड़ी गलती कर दी। सब कुछ खत्म हो गया। वापस उनके पहुंचते ही बियर को वापस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहाँ एक्सरे होता है। डॉक्टर उनसे आकर कहता है, बियर तुम्हारे स्पाइन की 3 हड्डियां T8, T10, T12 टूट गई। बियर कहता है, डॉक्टर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, क्या मैं फिर से चल पाऊंगा, बताइए ना। डॉक्टर ने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने बियर से कहा, देखो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, तुम्हारी सर्जरी करना भी अभी पॉसिबल नहीं है। बेस्ट यही हुआ कि हम अभी वेट करें और तुम्हें रिकवर होने दे। बियर पैरालाइज होते हुए बचा था। बियर को बैक को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा लोहा का क्लैंप लगाया था। दर्द इतना ज्यादा था कि बेड से 1 इंच हिलना भी मुश्किल था। एक्सीडेंट के 7 दिन बाद भी बियर उसी तरह बेड पर खड़े हुए थे। बियर बार बार उस भयानक मंजर को रिपीट कर रहे थे और खुद को कह रहे थे, इतना बड़ा गड्ढा है, टाइम वेस्ट करने की जगह तुम पैराशूट को धीरे से लैंड कर सकता था या फिर टाइम पर दोबारा पैराशूट को खोल सकता था। एक्सीडेंट के 90 दिन बाद बियर हॉस्पिटल से घर आया, बट उनकी हालात सेम थी। बेड पर बैठे बैठे यही सोच रहे थे, क्या मैं वापस आर्मी ज्वाइन कर पाऊंगा या फिर मैं वापस पहले की तरह चल पाऊंगा या नहीं। बियर की नजर उनकी दीवार पर लगे माउंट एवरेस्ट के पिक्चर पर पड़ी। बियर और उसके पिता का हमेशा सपना था कि माउंट एवरेस्ट को वो क्लाइंब करे, बट बियर एवरेस्ट चढ़ना तो दूर, वो सही से खड़े हो भी नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी बियर ने कुछ ऐसा कर दिया जो खुद उन्होंने सोचा भी नहीं था। पीठ पर लोहे का क्लैंप लगने होने के बावजूद बियर अपने बेड से उठते हैं, इसी तरह गिरते पड़ते फोटो तक पहुंचते हैं। उसे गौर से उतारे और खुद से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं न सिर्फ पैरों पर चलकर दिखाऊंगा बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर भी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करके दिखाऊंगा। बट ये टारगेट बियर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ब्रिटिश आर्मी ने तब तक एवरेस्ट पर कई मिशन भेजे थे, बट उनमें से सिर्फ एक ही मिशन सक्सेसफुल हुआ और वो भी जो सक्सेसफुल हुआ था वो भी मरते मरते हुआ बचा हुआ था। और इवन इस जर्नी में इन लोगों को अपने हाथ पैर की उंगलियां तक कटवानी पड़ती थी। बट इसके बाद भी बियर ने डिसाइड किया वो अपने और अपने पिता का सपना पूरा करेंगे। एक्सीडेंट के पूरे 8 महीने और कई हफ्तों तक बेड पे पड़े रहने के बाद बियर वापस रिकवर होना शुरू हो गए। बट तभी बियर को एक और झटका लगता है। रिकवर होने के बाद बियर वापस अपने आर्मी ग्रुप में जाते हैं। यहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है, बियर अनफॉर्चुनेटली अब से तुम पैराशूट जंप कभी नहीं कर पाओगे क्योंकि स्पाइन वापस से इंजर्ड हो सकते हैं, न ही तुम पीठ पर ज्यादा वेट उठा सकते हो। बियर समझ गए थे कि इस इंजर्ड के बाद अब वो आर्मी में ज्वाइन नहीं कर सकते। वो रेजिमेंट करने के पास गया और उनसे कहा, सर मेरा अब आर्मी में रहने का कोई मतलब नहीं, अब मैं इंजरी के बाद मैं हार्डली कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए रिजाइन करना ही सही रहेगा। बियर ने आर्मी से तो रिजाइन कर लिया,
बट अब उनके पास ना कोई जॉब और ना ही कोई सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ तक के माउंट एवरेस्ट ट्रिप के लिए लाखों रुपया उन्हें चाहिए थे, वो भी उनके पास नहीं थे। बियर के लिए माउंट एवरेस्ट इस वक्त डू और डाई मिशन बन चुका था। उनके सामने दो ऑप्शन थे। ऑप्शन नंबर 1, वो अगर सक्सेसफुल लैंड करते हैं तो ये करने वाला न सिर्फ ब्रिटिश के यंगेस्ट पर्सन बल्कि उन्हें साथ ही पेड स्पॉन्सरशिप या जॉब भी मिलेगी। ऑप्शन नंबर 2, दूसरी तरफ बियर के लिए फेल होने के दो ही मतलब थे, या एवरेस्ट जैसे खतरनाक माउंटेन पर उनकी डेथ हो या फिर पूरी तरह लाइफ बिना किसी जॉब बिना किसी क्वालिफिकेशन की रहना और लाइफ में खुद को फेलियर कहलाना। बियर के एक आर्मी फ्रेंड अपनी टीम के साथ एवरेस्ट पे जा रहे थे। बियर ने चुपचाप ये टीम ज्वाइन कर लिया और वो मिशन के लिए रेडी हो गई। बट अभी भी उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी। एवरेस्ट जाने के लिए ऑलमोस्ट 50 लाख का खर्चा आता था। इतना पैसा बियर के पास नहीं थे। अगले एक महीने में उन्होंने कई लोगों को चिट्ठियां लिखी ताकि उन्हें स्पॉन्सरशिप मिल सके, बट हर जगह से वह रिजेक्ट हो गए। उसके बाद भी बियर ने हार नहीं मानी। एक के बाद एक 23 चिट्ठियां उन्होंने वर्जन ग्रुप के ऑनर सर रिचर्ड बेंचन को भेजी, क्योंकि खुद इस तरह की एडवेंचर मिशन करते रहते थे। इसका जवाब रिचर्ड बेंचन से नहीं मिला तो बियर ने डिसाइड किया मैं खुद सर बेंचन के पास जाऊंगा और उनकी अपना प्रपोजल सुनाऊंगा। बियर ने सर रिचर्ड बेंचन का एड्रेस निकाला। ठंड में रात 8 बजे उनके घर गए और वहां पर डांट खाने के बाद भी इसी तरीके से उन्होंने उनका सिक्योरिटी गार्ड्स को अपना चिट्ठियां पकड़ा दी। बट इतनी मेहनत के बाद भी बियर का सर रिचर्ड का कोई रिप्लाई नहीं मिला। बियर ने अपने ड्रीम को किसी भी तरह हासिल करना चाहता था और तभी हुआ भी कुछ ऐसा। उन्हें अचानक से रोड पर साइकिल चलते हुए कंपनी दिखी जिसका नाम था डेविस लैंगडाउन एंड एवरेस्ट। बियर ने बिना सोचे अपनी साइकिल से उतरे और कंपनी ऑफिस के अंदर गए और वहां के सिक्योरिटी से जाकर कहा मुझे सिर्फ 2 मिनट के सीईओ से बात करनी है, प्लीज मेरी उससे बात करवा दीजिए प्लीज। काफी देर तक उस औरत को कन्विंस करने के बाद बियर को सीईओ के ऑफिस ले गया। वहाँ 2 लोगों ने उनका बात ध्यान से सुना और सरप्राइजिंगली बियर के पैशन और ड्रीम को देखकर उन्होंने बियर के स्पॉन्सरशिप को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ली। सैकड़ों मेहनत और लेटर के बाद फाइनली बियर अब मिशन जाने के लिए रेडी थे। अभी भी उनके सामने मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी और उनके सामने कई सारे चैलेंजर थे। 1996 में ही खराब मौसम के कारण 8 लोगों ने एवरेस्ट पर अपना जान गंवा दी थी और ये एवरेस्ट पर तब तक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। और इसके बावजूद बियर और उनकी टीम ने कई हफ्तों तक प्रैक्टिस करने के बाद एक्सीडेंट के पूरे 18 महीने बाद मार्च 1998 में बियर अपनी टीम के साथ एवरेस्ट के बेस कैंप में थे। ऊपर कई हजार फीट की दीवार उनके सामने थी। ऊपर से 1998 में एवरेस्ट पर डेथ बेस 6:1 था, यानी एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचने वाले हर 7 इंसान में से एक आदमी की वहां पर डेथ होनी थी। एवरेस्ट पर पहुंचते ही बियर के टीम लीडर ने उनको डायरेक्शन दी, हम लोग हर रोज 10 से 12 घंटे की चढ़ाई करेंगे और वापस बेस कैंप पर आएंगे ताकि हम यहाँ की कंडीशन यूज्ड टू हो जाए। 7 अप्रैल 1998 में बियर ने अपने टीम के नीमा और मैक के साथ पहली बार एवरेस्ट के क्लाइंब करना शुरू किया। उनका कैंप 01 तक जाना और वापस बेस कैंप लौटना। जैसे ही बियर के टीम लीडर ने M1 के पास पहुंचता है, उन्होंने देखा कि वहां पर चढ़ने की लगाई गई सीढ़ियां और रस्सियां डैमेज हो गई है और उनके कैंप वापस आना अब इम्पॉसिबल था। बियर की टीम डिसाइड किया कि वहां वापस कैंप लौट जाएंगे और धीरे धीरे सभी नीचे उतरने लगते हैं। कई घंटों तक चलने के बाद बियर काफी ज्यादा थक चुके थे और वो जल्द से जल्द बेस कैंप जाकर रेस्ट करना चाहते थे। बट तभी बियर के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने दोबारा एक्सपेक्ट नहीं किया था। अपनी टीम मेंबर से बियर सबसे आगे चल रहे थे और उनकी 2 टीम उनके पीछे थे। तभी जिस बर्फ पर बियर चल रहे थे उसमें से उन्हें कुछ आवाज आई। उन्होंने नीचे देखा तो पैरों की जमीन फिसल रहे थे। बियर बिल्कुल चुन पर गए। इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, नीचे बेस में एक और बड़ा क्रैश हुआ और वो अगले ही सेकंड बियर गड्ढे के में गिर गया। यह गड्ढा इतना ज्यादा गड्ढा था कि बियर के कई हजार मीटर तक इसका एंड नहीं दिख रहा था। बियर गड्ढे के दोनों तरफ वॉल से टकरा करके और नीचे गिर रहे थे। बट तभी बियर एक झटके के साथ गड्ढे के बीचों बीच रुक गए। बियर की बॉडी एक पतली सी रस्सी से अटैच थे, जिसके चलते वह पूरी तरह से नीचे जाने से बच गए थे। बट उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। वो पतली रस्सी बस कुछ ही समय तक रोक सकती थी और वो बियर के इतनी चोटें आई थी कि कुछ सेकंड तक वो बेहोश हो गए थे। बियर ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, नीमा, माइक, मुझे बताओ, जल्दी करो। बियर को ऊपर से थोड़ी लाइट दिख रही थी, उनके नीचे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। बियर को पता था कि उनके पास कुछ ही सेकंड है, जिसके बाद ये रस्सी टूट जाएगी। बियर ने अपने पैर वॉल में फंसाने की कोशिश की, बट बर्फ पर पैर बार बार फिसल रहा था। किसी भी सेकंड में इसकी रस्सी टूट सकती थी। तभी बियर को फील हुआ कि कोई उन्हें ऊपर खींच रहा है। बियर, हम यहीं हैं, जल्दी से ऊपर आने की कोशिश करो। बियर ने ऊपर देखा, नीमा और माइक की आवाजें आ रही थी।
वो दोनों बियर को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे। बियर ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों से गड्ढे की दीवारों पर सपोर्ट लिया। उनके हाथों में जो कुल्हाड़ी थी उसकी मदद से वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। उसके बाद नीमा और माइक ने उन्हें गड्ढे से बाहर खींचा। बाहर निकलते ही बियर जमीन पर लेट गए और जोर जोर से कांप रहे थे। इस वक्त बियर सिर्फ 23 साल के थे और दूसरी बार जो था मरते मरते बचा था। बहुत डर गए थे और 2 घंटे बाद बियर को जब वापस बेस कैंप लाया गया, बियर का पूरी कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो गया था। बियर खुद से कह रहे थे बड़े बड़े गोल के रास्ते में चैलेंजर आते रहते हैं और आगे जितने भी चैलेंजर आएंगे हार नहीं मानूंगा। कुछ दिन आराम करने के बाद बियर वापस क्लाइंब करना शुरू कर दिया। सबसे पहले क्लाइंब 1 पर पहुंचते ही बियर कुछ दिनों के बाद क्लाइंब 2 पर और फाइनली बियर उससे भी ऊपर क्लाइंब 3 पर। बियर सही तरीके से एवरेस्ट को समझ चुके थे, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अगली कुछ ही दिनों के बाद एक बड़ा तूफान आने वाला था, जिसके बाद एवरेस्ट पर चढ़ना और मुश्किल हो गया। बियर बहुत ज्यादा बीमार था, उसके पास टाइम बिल्कुल कम था। पूरी रात बियर प्रेयर करता रहा, प्लीज गॉड मुझे एक बार चांस दे दो प्लीज। तूफान माउंटेन के पास आ गया था और उसे देख रहे थे। फिर तभी एक खबर आई, बियर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तूफान दूसरी तरफ मुड़ गया, हमें 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तुम क्या रेडी हो? ये हमारा लास्ट चांस हो सकता है। अगले ही दिन बियर सुबह 10 बजे उन्होंने अपनी फाइनली मिशन के लिए चढ़ाई शुरू कर दी और वो मौसम सही होने की वजह से उन्होंने पूरी एनर्जी चढ़ाई पर लगा दी और वो सिर्फ 5.5 घंटे ही क्लाइंब 3 पर पहुंच गए। बियर ने चढ़ाई जारी रखी और समय के बाद बियर 26,000 फीट की ऊंचाई पर थी, जिसे एवरेस्ट का डेथ जू कहा जाता है। यहाँ ऑक्सीजन इतना कम होता है कि यहाँ पर कुछ ही सेकेंड में इंसान का मौत ही हो सकते हैं और इस एवरेस्ट पर ज्यादातर लोगों का डेथ यही होता है। बियर बहुत डर गए थे, बट फिर भी बियर कह रहे थे देयर इज नो प्लान बी, और फिर टॉप पर चढ़ने के लिए उन्होंने चढ़ाई शुरू किया। 11 घंटे चढ़ाई करने के बाद फाइनली वो टॉप से सिर्फ 400 फीट दूर थे और फिर बियर अपनी एक्सीडेंट के 18 महीने बाद बियर दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन पर चढ़ चुके थे। सिर्फ 23 साल के एज में बियर ग्रिल्स तब एवरेस्ट के क्लाइंब करने वाला पहला यंगेस्ट ब्रिटिश थे और उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया। होप आप इस स्टोरी से आप बहुत मोटिवेशन हो चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।